Today we are going to discuss Poetics written by Aristotle. एरिस्टोटल एक महान फिलोसोफर थे। वह एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिलॉसफी की कई फील्ड्स में अपनी कंट्रीब्यूशन दी, जैसे फिज़िक्स, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, मेटाफिज़िक्स, लॉजिक, पोइट्री, ड्रामा, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, जियोलॉजी एंड ज्योग्राफी। उनकी कंट्रीब्यूशन इन सभी सब्जेक्ट्स में मानी जाती है। उनका जन्म 384 BC स्टैगिरा में ग्रीस में हुआ और उनकी डेथ एट द एज ऑफ 61 ईयर्स इन 322 BC ग्रीस में ही हुई। उनकी एजुकेशन प्लेटो के प्लेटोनिक स्कूल में हुई। उन्होंने पेरिपेटेटिक स्कूल का निर्माण करा। Peripatetic is when a person or a teacher travels from one place to another to teach. Means the teacher who works in more than one school, it is called peripatetic. He established library in Lyceum, जिसमें बहुत सी बुक्स का कलेक्शन था और उनके स्टूडेंट्स ने इस लाइब्रेरी का भरपूर यूज़ किया। जो प्लेटो थे वो एरिस्टोटल के गुरु थे और एरिस्टोटल ने अपने गुरु से बहुत कुछ सीखा। एरिस्टोटल के फर्दर जो डिसिपल थे वो थे अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि चार्ल्स II के बेटे थे और चार्ल्स II के कहने पर एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर द ग्रेट को अपना शिष्य बनाया। Now we will discuss Plato's philosophy. प्लेटो एरिस्टोटल के गुरु थे, ये तो हम सब जानते हैं, और एरिस्टोटल इनके शिष्य थे। प्लेटो ने एक बुक लिखी जिसका नाम था रिपब्लिक, और प्लेटो के व्यूज़ क्या थे पोइट्री के बारे में, इसकी डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। वो कहते थे, प्लेटो कहते थे कि आर्ट इज़ मिमेटिक। मिमेटिक बाय नेचर मीन्स इट इज़ जस्ट अ रेप्रेजेंटेशन। जो आर्ट है वो कॉपी ऑफ नेचर है। आर्ट असलियत से, रियलिटी से बहुत दूर है। ये सिर्फ एक कॉपी है। उनको पोइट्री जो एक आर्ट है पसंद नहीं। वो पोइट्री को बिल्कुल, ना पोइट्स को ना पोइट्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उनको ये सब झूठ, अनरियल लगता था। आर्ट उनको एक सेंसुअल प्लेजर से जुड़ा हुआ लगता था जो कि इमोरलिटी की तरफ इशारा करता था। उनको लगता था कि जो आर्ट है इससे हमारे इमोशंस जागृत होते हैं, विच लीड्स टू इमोरलिटी, और वो ऐसा समाज नहीं चाहते थे जिसमें इमोरलिटी हो। वो ऐसे समाज का निर्माण नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उनको आर्ट, पोइट्री और एनी फॉर्म ऑफ आर्ट बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको वो रियल नहीं लगता था। इसी चीज़ का वर्णन इन्होंने अपनी बुक रिपब्लिक में किया। नाउ वी विल डिस्कस व्यूज़ ऑफ एरिस्टोटल। पहले हमने प्लेटो के व्यूज़ को डिस्कस करा, अब हम एरिस्टोटल के व्यूज़ को डिस्कस करेंगे। एरिस्टोटल ने ही पोएटिक्स को लिखा, जो कि इन विच ही अटैक्ड ऑन रिपब्लिक रिटन बाय प्लेटो। प्लेटो के द्वारा रिपब्लिक लिखी गई थी। पोएटिक्स लिख कर एरिस्टोटल ने प्लेटो द्वारा लिखी गई रिपब्लिक पर अटैक करा। एरिस्टोटल कहते हैं कि हाँ, हम मानते हैं कि पोइट्री इज़ इमिटेशन। इमिटेशन का लिटरेरी मतलब तो कॉपी करना होता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी को किसी आइडिया में ऐड करना हो। पोइटिक इमिटेशन है वो एक एक्ट ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इमिटेशन की थ्योरी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। पोइट्री करने में एफर्ट, इमेजिनेशन एंड इंटेलेक्ट लगता है। ऐसे ही कॉपी कोई चीज़ आप नहीं कर सकते। उसमें जो आर्टिस्ट है, जो पोइट है, उसकी एफर्ट भी लगती है, इमेजिनेशन भी लगती है और दिमाग भी लगता है, तो कोई एक क्रिएटिव चीज़ उत्पन्न कर सकता है वो।
एरिस्टोटल कहते हैं कि एक इमिटेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड ही नहीं है, पर एक क्रिएटिव इमिटेशन है जिसमें दिमाग और इमेजिनेशन का भरपूर प्रयोग होता है। What is the difference between views of Plato and Aristotle? According to conventional view, Plato's philosophy is abstract and utopian. जो प्लेटो की फिलॉसफी है उसको एब्स्ट्रैक्ट और यूटोपियन कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है जो सिर्फ ख्यालों में ही है, एग्जिस्ट इन थॉट्स, और उसके आइडियाज़ हैं वो फिजिकली या रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। और यूटोपियन का मतलब है कि एक आदर्श समाज जिसमें सब कुछ परफेक्ट है, कोई जिसमें कमी ना हो, दैट इज़ यूटोपियन सोसाइटी। इस तरह के व्यूज़ प्लेटो रखते थे। वेयरएज एरिस्टोटल थे, उनके जो व्यूज़ थे वो प्रैक्टिकलिटी और क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे। Aristotle's views are empirical. Empirical means based on experiment or practical experience. Practical थे। And commonsensical. Commonsensical means उनमें common sense थी, good judgment थी, रीजनेबल थे और वो सेंसिबल थे। ये ही बेसिक डिफरेंस है प्लेटो एंड एरिस्टोटल के व्यूज़ में। नाउ वी विल डिस्कस पोएटिक्स। पोएटिक्स इज अ वर्क डन बाय एंशियंट ग्रीक फिलोसफर इन 335 BC। इसको 335 BC में एरिस्टोटल द्वारा लिखा गया। ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बहुत रिनाउंड वर्क माना जाता है। पोएटिक्स में एरिस्टोटल ने पोइट्री को फॉर्म ऑफ इमिटेशन, मेमिसिस, ह्यूमन एक्शन माना है। उसने कहा है कि पोइट्री को दो मेन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। फर्स्ट इज एपिक, दूसरी इज ट्रेजेडी। एपिक जो कि स्टोरी को एक शानदार स्टाइल में बताती है, इसका एग्जाम्पल रामायण है। और ट्रेजेडी जो नोबल हीरो के डाउनफॉल को बताती है, इसका एग्जाम्पल हैमलेट भी हो सकता है जो कि शेक्सपियर द्वारा लिखा गया। पोएटिक्स की एक लॉन्ग हिस्ट्री है। ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म का फाउंडेशनल वर्क है, मतलब इन्हीं कामों से ही लिटरेरी क्रिटिसिज्म शुरू हुआ। इसमें एरिस्टोटल ने एनालाइज किया कि ट्रेजेडी के एलिमेंट्स को और आर्ग्यू किया कि पर्पस क्या है, कि ट्रेजेडी के एलिमेंट्स का क्या पर्पस है पोइट्री में। ये कॉपी ऑफ ह्यूमन एक्शन है एंड इराउज करते हैं इमोशंस इन द ऑडियंस। द टर्म पोइटिक्स सबसे पहले एंशियंट ग्रीक फिलोसफर द्वारा यूज किया गया। यह लिटरेरी क्रिटिसिज्म के फाउंडेशनल टेक्स्ट में से एक है। अर्लियर वी डिस्कस्ड प्लेटोज फिलोसफी, व्यूज ऑफ एरिस्टोटल, difference between the views of Plato and Aristotle. Now I will compare the difference between views of Plato and Aristotle. First is more theoretical and abstract. जो प्लेटो के आइडियाज थे वो ज़्यादा theoretical and abstract in nature means वो सिर्फ आइडिया ही थे, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते थे। Whereas एरिस्टोटल, उसके जो आइडियाज़ थे ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन नेचर थे। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों में। सेकंड इज सोसाइटी पर डिपेंडेंट होना ही सब कुछ नहीं, बिकॉज उन्होंने यूटोपियन का हवाला दिया, यहाँ यूटोपियन के बारे में बात करी, तो सोसाइटी पर डिपेंडेंट होना ही सब कुछ नहीं। एरिस्टोटल से अपने पर निर्भर होना ही सब कुछ है, सेल्फ डिपेंडेंसी से बड़ा कुछ भी नहीं है। थर्ड पॉइंट, यूनिवर्स से एक होना ही मैन का अल्टीमेट गोल नहीं है। दिस वाज सेड बाय प्लेटो। नाउ एरिस्टोटल सेज खुद को निखारना और कंप्लीट होना ही अल्टीमेट गोल है। मीन्स अपने आप को और बेटर बनाना एंड कंप्लीट बनाना, सर्वगुण संपन्न बनाना ही इंसान का अल्टीमेट गोल है। नाउ प्लेटो सेज इमिटेशन एज कॉपिंग नेचर, सिर्फ नेचर को कॉपी करना है इमिटेशन। एरिस्टोटल कहते हैं ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है, ये सिर्फ उसको कॉपी ही करना नहीं है, इसमें इमेजिनेशन, इंटेलेक्ट,
एंड क्रिएटिविटी लग कर ही एक क्रिएटिव चीज़ उत्पन्न होती है, एक क्रिएटिव प्रोसेस कंप्लीट होती है। ये सिर्फ कॉपी करना नहीं है। नाउ प्लेटो सेज सब कुछ रीजन एंड लॉजिक पर निर्भर करता है, whereas एरिस्टोटल सेज एक्सपेरिमेंट ही सब कुछ है, प्रैक्टिकलिटी ही सब कुछ है। इन लास्ट पॉइंट प्लेटो सेज ही ट्राइड टू क्रिएट अ सोसाइटी which is quite perfect, utopian. Now Aristotle says improve करना existing society को rather than creating utopian better है। वो कहते हैं कि सोसाइटी को improve करना ज़्यादा important है rather than एक perfect society का निर्माण करना, ये उतना important नहीं है। What was the purpose of writing poetics? Poetics को क्यों लिखा गया? Poetics लिखने की वजह क्या थी? एरिस्टोटल जो कि प्लेटो के शिष्य थे, अपने टीचर प्लेटो की राइटिंग रिपब्लिक के जवाब में इन्होंने पोएटिक्स को लिखा। पोएटिक्स को लिखने का इनका मेन एक कारण ये था कि ये आर्ट्स को डिफेंड करना चाहते थे, जिसको कि इनके गुरु प्लेटो वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ये कहते थे ये रियल नहीं है, ये मिमेटिक है, इसका कोई वजूद नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका सोसाइटी को कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ इस चीज़ को डिफेंड करने के लिए एरिस्टोटल ने पोएटिक्स को लिखा। पोएटिक्स को मेन 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज मिमेसिस, सेकंड इज डिफरेंट जॉनर्स एंड थर्ड इज कैथारसिस। मिमेसिस, रियल वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेड इन आर्ट एंड लिटरेचर और रिप्रोड्यूस रियलिटी ही मिमेसिस है। किसी के एक्शंस की कॉपी ये हमें सच्चाई के करीब भी लाती है। यह ह्यूमन बींग्स में होने वाला एक फंडामेंटल हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट मेन पार्ट है। मिमेसिस का मतलब रियल वर्ल्ड एंड ह्यूमैनिटी के बीच का कनेक्शन है। ये एक क्रिएटिव प्रोसेस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे आर्ट की शेप में दिखाया जा सकता है, जैसे पेंटिंग, स्कल्पचर, पोइट्री, प्लेज एंड बुक्स। किसी भी आर्ट वर्क को भी मिमेसिस कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया में रियल चीज़ों को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, मानो इफ़ समवन इज़ प्रोफेसिंग देयर लव फॉर समवन और उस वक्त वे बहुत सारे इमोशन को भी फील कर रहे होते हैं, दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, तो क्या करता है इंसान, वो एक पोइम लिखता है जिसमें वो अपनी सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर पोइट इज इमिटेटिंग हिज इमोशंस थ्रू पोइट्री। पोइट्री के थ्रू अपने सारे इमोशंस वो एक्सप्रेस करते हैं। एक प्ले भी मिमेसिस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि ये डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट कैरेक्टर्स को रिक्रिएट करता है। सिचुएशन, इमोशंस, थॉट एंड फीलिंग्स को समझ कर ही कैरेक्टर्स सीन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जूलियस सीजर में शेक्सपियर ने भी जो भी ट्रेजेडी अकर होती है इन द कैरेक्टर ऑफ द प्ले को शो करता है। अनदर एग्जाम्पल इज, अगर कोई पेंटर सनराइज की पेंटिंग बनाता है तो पेंटिंग मिमेसिस है रियल सनराइज का। अगर हम ऊपर दी गई स्लाइड्स के फ्लो डायग्राम को देखें तो पोएटिक्स हेडिंग्स के अंदर 3 पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट इज मिमेसिस जो कि हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड इज जॉनर्स। जॉनर्स के अंदर आता है ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड एपिक। ट्रेजिक, कॉमेडी, एपिक में जो पोइट है उसने कॉमेडी एंड एपिक पर ज़्यादा काम नहीं करा, उसने सिर्फ ट्रेजेडी के बारे में ही बताया। ट्रेजेडी के कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेजेडी के एलिमेंट्स, इसी के बारे में बताया। एंड इन द फॉलोइंग स्लाइड्स मैं इसी को ही डिस्कस करूंगी। उसके बाद जो थर्ड पार्ट होगा पोएटिक्स का वो कैथारसिस होगा, उसको फिर मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। नाउ वी विल डिस्कस ट्रेजेडी अंडर डिफरेंट जॉनर्स। Tragedy is a form of drama that depicts the downfall of a noble and virtuous character due to tragic flaw or error in judgment. ट्रेजेडी क्या है? जब एक नोबल मैन, एक नोबल कैरेक्टर या हीरो का एक ड्रामा में डाउनफॉल आता है ड्यू टू सम रीजंस, तो इसी को ही ट्रेजेडी कहा जाता है। Some of the key characteristics of tragedy are
ट्रेजिडी के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें फर्स्ट इज ट्रेजिडी इज मिमेटिक, इट्स सीरियस, it tells story of appropriate length, it has certain rhythm and harmony, it is complete, it is performed rather than narrated, it arouses feelings of pity and fear. मिमेटिक का मतलब है यहाँ कि आर्टिस्टिक इमिटेशन इज अ काइंड ऑफ कॉपी, एज एरिस्टोटल अर्लियर सेड. एरिस्टोटल सेज आर्ट इमिटेशन नहीं है, इमिटेशन इज इक्वलेंट टू प्रोड्यूसिंग और क्रिएटिंग. इससे तो क्रिएशन होती है, ये एक क्रिएटिव एक्ट है. इमिटेशन को फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऑफ पोइटिक्स में एक्सप्लेन करते हैं एरिस्टोटल. एपिक, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, ये तीनों ही, एपिक, ट्रेजेडी एंड जो कॉमेडी है, तीनों ही जॉनर्स हैं जिसके बारे में डिस्कशन करी है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस उन्होंने ट्रेजेडी पर ही दिया. उन्होंने इसको सीरियस भी कहा. ट्रेजेडी का एक्शन भी सीरियस होता है पर कॉमेडी का एक्शन सीरियस नहीं होता. ग्रीक सटायर्स, प्लेज एंड कॉमेडीज सीरियस नहीं थी पर ट्रेजेडी सीरियस थी, और कईयों की हैप्पी एंडिंग्स भी होती थी अंडर ट्रेजेडी. पर मॉडर्न कंसेप्ट में ट्रेजेडी डिफरेंट है. हम उस स्टोरी के बारे में सोचते हैं जिसकी अनहैप्पी एंडिंग ही होती है. जहाँ भी ट्रेजेडी का नाम आता है तो सबके दिमाग में एक ही बात आती है कि इसकी अनहैप्पी एंडिंग होगी, कोई ना कोई मिस हैपनिंग हुई होगी विद द हीरो. Then is magnitude और the appropriate length. The physical length of the play की बात की गई है. ट्रेजेडी ना तो बहुत लार्ज होनी चाहिए ना ही टू स्मॉल, पर उसमें हीरो की हैप्पीनेस टू मिसफॉर्चून्स का जितनी जर्नी है ये दिखाई जाती है. द मिसफॉर्चून ऑफ द हीरो फ्रॉम हैप्पीनेस टू मिसफॉर्चून, पूरी उसकी जर्नी को दिखाया जाता है. इट कंटेन्स रिदम एंड हार्मनी. म्यूजिक इज मिमेसिस, right? Lyrical part of the drama like choral songs, they express what the speech cannot. मतलब बोल के हम उतना एक्सप्रेस नहीं कर सकते जितना कि कई बारी ट्रैजिक अगर कोई सीन चल रहा होता है तो उसके पीछे जो म्यूजिक है वो अपने आप में सारा कुछ बयान कर देता है कि क्या हो रहा है उस सीन में. नेक्स्ट इज कंप्लीट. ट्रेजेडी का एक्शन अपने आप में कंप्लीट होता है. इसका मतलब एक एक्शन जो खुद में कंप्लीट है, इसमें लिविंग क्रिएचर की यूनिटी होती है, तभी प्रॉपर एस्थेटिक प्लेजर आता है. इसकी प्रॉपर बिगनिंग होती है, सेटिस्फाइंग मिडिल पोर्शन होता है और एक नेचुरल कंक्लूजन होता है. जो ट्रेजेडी है इसको परफॉर्म करा जाता है रादर देन नरेटेड. इसको सिर्फ बोल के आप नहीं समझा सकते जब तक इसको एक्ट ना करा जाए. और ट्रेजेडी के साथ डायरेक्टली पिटी एंड फियर की फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं. जैसे ही हम उसमें कोई सीन देखते हैं जिसमें हीरो का डाउनफॉल होता है या कोई मिस हैपनिंग होती है उसके साथ, तो हमारे मन में पिटी, दया और डर की भावना ज़रूर ऑडियंस के मन में आती है. देन कम्स components of tragedy. The important components of tragedy are plot, character, thought, diction, melody and spectacle. जो प्लॉट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रेजेडी में. प्लॉट इज स्ट्रक्चर, स्टोरी, बिकॉज नो मैटर आप कितने अच्छे एक्टर्स को ले लो, कितनी अच्छी आप डायलॉग डिलीवरी करवा दो, कितने अच्छे सॉन्ग्स डाल दो, कितना अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक हो जाए, लेकिन जब तक स्ट्रक्चर द स्टोरी मजबूत नहीं होगी तब तक वो अट्रैक्टिव नहीं होगा, ऑडियंस को अच्छा नहीं लगेगा. सो प्लॉट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ट्रेजेडी. देन कम्स कैरेक्टर. जो ट्रैजिक हीरो है वो एक नोबल कैरेक्टर होता है जिसकी एक गलती होती है और उसका बहुत डाउनफॉल होता है, अपनी डाउनफॉल का जिम्मेवार भी वही होता है. देन कम्स थॉट. ये रेफर करती है थीम्स एंड आइडियाज ऑफ ट्रेजेडी, जो आइडियाज ट्रेजेडी में पाए जाते हैं. साइकोलॉजी बिहाइंड करेक्टर्स एक्शन. करेक्टर के जो एक्शन हो रहा है उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, वो करेक्टर क्या चाहता है. दिस इज थॉट. डिक्शन इज लैंग्वेज. जो हम ट्रेजेडी में लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं वो क्लासी होनी चाहिए. मेलोडी मीन्स म्यूजिक. पीछे जो भी म्यूजिक चल रहा है वो अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, वो सब कुछ एक्सप्रेस कर रहा है. दिस वॉज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ ट्रेजेडी. अंडर पोएटिक्स, थर्ड पार्ट इज catharsis. Aristotle says
कि ट्रेजेडी में जब कुछ बुरा होता है तो ऑडियंस में दो तरह की फीलिंग्स आती हैं, एक है पिटी और दूसरा है फेयर। ट्रेजेडी हमेशा सैडनेस से ख़त्म होती है, उसमें दुख होता है, इमोशन होता है, हीरो मर जाता है, जिससे ऑडियंस इमोशनल हो जाती है। कथारसिस में पिटी एंड फियर होता है। जब ट्रेजेडी में बुरा होता है तो ऑडियंस को दया आती है, उनको हीरो की सिचुएशन पर, जिसके साथ बुरा होता है उस पर दया आती है कि इसके साथ बहुत बुरा हुआ, ये क्यों हुआ। और एक फियर की फीलिंग है। फियर इस तरह से शो करता है कि उनको ये लगता है कि जैसे इसके साथ बुरा हुआ, कहीं हमारे साथ भी ऐसा बुरा ना हो जाए, राइट। इससे ये पता चलता है कि कैसे पिटी एंड फियर की फीलिंग है जो कथारसिस से उत्पन्न होती है। कथारसिस के टू इम्पॉर्टेंट थ्योरीज भी हैं। फर्स्ट इज द परगेशन थ्योरी एंड सेकंड इज द प्यूरिफिकेशन थ्योरी। परगेशन थ्योरी को मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन भी कहा जाता है। जब हम सैड फील करते हैं, हमारे अंदर दया या फियर की कोई भावना होती है तो हम इमोशनल हो जाते हैं, हमारी आंखों से आंसू बहते हैं, हम रोते हैं। जैसे ही हमारे इमोशंस बाहर आते हैं थ्रू टीयर्स, इट बैलेंसेस आवर इमोशंस। मेडिकली इससे हमारे इमोशंस बैलेंस हो जाते हैं और इसी को ही परगेशन थ्योरी भी कहा जाता है। इसको कईयों ने तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी कहा है। नेक्स्ट इज प्यूरिफिकेशन थ्योरी। इसको मॉरल कंडीशनिंग भी कहा जाता है, जैसे फीलिंग ऑफ पिटी टुवर्ड्स द राइट पर्सन। हीरो के प्रति तो सबके दिल में पिटी होगी, पिटी की फीलिंग होगी, सिंपैथी होगी, लेकिन जब विलन की डेथ होती है तो हर कोई कंटेंटेड फील करता है, किसी को बुरा फील नहीं होता कि इसके साथ बुरा क्यों हुआ। पीपल फील इट वेरी गुड। इसका मतलब ये होता है कि जब बुरे इंसान के साथ कुछ बुरा होता है तो लोगों को बिल्कुल बैड फील नहीं होता। जब किसी वर्चुअस बंदे के साथ बुरा होता है तो उसमें ही पिटी की, सिंपैथी की एंड फियर की फीलिंग आती है। फ्रेंड्स, मैंने कोशिश करी है कि आपको बहुत इजी लैंग्वेज में पोइटिक्स को समझा सकूं, और अगर आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ आ गया है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।